जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई जानकारी जिसमें आप जानेंगे कि ईरान में अभी क्या चल रहा है। हालांकि आप लोग न्यूज वगैरह देख रहे होंगे ईरान में क्या सारी चीजें, तो इसका पूरा एक होलिस्टिक व्यू हम लोग लेते हुए चलेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि ईरान जो है, यहाँ पे जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी अयतुल्ला खमेनी, उनकी यहाँ पे क्या लगी हुई फोटोग्राफ लगे हुए हैं। और एंटी खमेनी प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई इन ईरान। हु इज रेजा शाह, कौन रेजा शाह है, क्या है सारी चीजें। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिए कि 1979 के पहले ईरान में एक तरह से क्या चल रहा था। ईरान में जो था यहाँ पे एक तरह से आज का जो ईरान है, जो ऐसा आज दिखता है वैसा वहां नहीं था। वहां पे उससे पहले शाह का शासन, शाह किंग को कहते हैं, राजा को शाह कहते हैं फारसी भाषा में। तो शाह का शासन चल रहा था। और 1979 के रेवोल्यूशन के बाद एक तरह से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे शाह का शासन हट के यहाँ पे खमैनी का शासन, मतलब एक तरह से ये जो इनके पहले भी एक तो अल खमैनी थे, वो यहाँ पे सुप्रीम लीडर थे। यानी कि यहाँ पे शरीयत के अनुसार यानी इस्लामिक लॉ यहाँ पे चलने लगता है। इससे पहले जो ईरान था वो काफी लिबरल हो चुका था शाह के नेतृत्व में। इसीलिए ईरान में जो कट्टरपंथी मुसलमान लोग जो रहा करते थे, उन्होंने कहा जो शाह है ये अमेरिका का पपेट है और ये हमारे देश को अमेरिका के अनुसार एक तरह से क्रिश्चियनिटी इंपोज कर रहा है हमारे में, हमारा कल्चर खतरे में है। तो ऐसे में ईरान की जनता ने तब रेवोल्यूशन करके शाह को भगा दिया और शाह की जगह पे इनको कट्टरपंथियों को बुला लिया और फिर यहाँ पे उनका शासन चलने लगा। उसके बाद 1979 से चीजें, अब चूंकि शाह इनकी जो 1979 से यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर जो खमैनी की मतलब एक तरह से यहाँ पे जो इनका रोल चलने लगा, इनका बहुत ही ज्यादा एक तरह से क्या था, ये इस्लामिक लॉ के अनुसार इनका शासन हो रहा था और ये एंटी अमेरिकन शासन था। तो अमेरिका जिसको पसंद, ऊपर से जब ये पावर में आए थे इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी में जितने लोग काम करते थे उनको सालों तक बंदी बना के रखा गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका के एम्बेसडर्स को किसी देश ने इस तरह से मतलब हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। और डेथ टू अमेरिका इस तरह के वहां पे नारे लगते थे। उस टाइम पे ये स्थिति बनी हुई थी। फिर अमेरिका का बहुत ही ज्यादा एंटी ईरान मतलब कि स्टांस था, तभी से था। उसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाने शुरू किए। और हाल के जो प्रोटेस्ट हैं ये अभी क्यों हो रहे हैं कि डेथ टू डिक्टेटर के मुल्लास गो बैक और ये सारी जो चीजें, खमैनी के फोटोग्राफ जला के वहां के लोग सिगरेट पी रहे हैं उससे, और वहां पे खमैनी के जहाँ पे जो खमैनी है उनके जितने भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों की जो भी मूर्तियां वगैरह लगी हुई इनको तोड़ा जा रहा है। ये सब क्यों ईरान में हो रहा है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी गड़बड़ है। तो भाई सब कुछ जुड़ जाड़ के इकोनॉमी से लगता है। जब लोगों का पेट भरा होता है ना, तो लोग एक तरह से बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में और इन सब चीजों, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, है ना। वो इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, सारी जनता नहीं होती है। लेकिन अभी जनता सड़कों पे आ गई क्योंकि जनता की स्थिति बहुत बदहाल हो गई है। ईरान में इन्फ्लेशन 42% है। तो इसी वजह से हर कोई भी रिजीम हो, उनका मेन उद्देश्य रहता है इकोनॉमी बैलेंस करके रखो, लोगों के घर तक खाना पहुंचाना चाहिए, है ना। तो इकोनॉमी इनकी पूरी तबाह हो चुकी है, इतने सारे इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ईरान इज विटनेसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस वेव्स ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन रीसेंट ईयर्स विद डेमोन्स्ट्रेटर्स ओपनली टारगेटिंग सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमैनी। इतनी इनकी इकोनॉमी खराब हो गई, वहां पे लोग अब शादियां नहीं कर रहे बिकॉज उनके पास इतना है ही नहीं कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। दैट इज वाई लोगों का गुस्सा, वो कहते हैं ना कि बबल अप होता रहता है, फिर एक टाइम पे आके वो गुस्सा फूट पड़ता है। हालांकि और ऊपर से दूसरा क्या था, ईरान में जो 50% आबादी, महिलाओं को तो एकदम ही एक तरह से मेन पिक्चर से गायब कर दिया है। मोरल पुलिसिंग के नाम पे उनके ऊपर इतनी सारी पाबंदियां, यू हैव टू फॉलो द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, और उसके लिए आपको चेहरे पे हिजाब लगाना है, हर जगह आपको हिजाब लगा के रहना है, आपका एक भी बाल नहीं दिखना चाहिए। और इसके लिए 2022 में भी एक तरह से प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें माइसा अमीनी नाम की एक महिला, जिसने हेड स्कार्फ लगाया हुआ था लेकिन उसके कुछ बाल आगे से दिख रहे थे, जिसकी वजह से मोरल पुलिसिंग उसको पकड़ के लेके गए जेल में, और जेल में उसको इतना पीटा गया कि उसकी अगले दिन डेथ हो गई। तो उसके बाद भी प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। अभी ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई हो गए। इसी बीच अमेरिका भी कूद पड़ा है कि अगर इफ यू शूट डाउन द प्रोटेस्टर्स, अगर आप प्रोटेस्टर्स को क्रैक डाउन करने की कोशिश करोगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी मतलब फ्रीडम के लिए हम आएंगे, हम लड़ेंगे वहां के लोगों के लिए। हम किससे लड़ेंगे? वहां के रिजीम से लड़ेंगे। तो एक और रिजीम, मतलब 2026 की भी शुरुआत ही नहीं हुई है कि वेनेजुएला से वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया, ग्रीनलैंड को धमकियां मिल रही हैं, और दूसरा ईरान में भी रिजीम चेंज की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। तो ईरान इज विटनेसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस वेव्स ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। तो इससे पहले के प्रोटेस्ट तो ईरान ने झेल लिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं ना।
तो डेथ टू द डिक्टेटर, डेथ टू द खमेनी, डाउन विद द इस्लामिक रिपब्लिक, ये सारे वहां के लोग। इवन ये भी खबरें आ रही कि वहां के कई लोग जो इस्लामिक जो रिलीजन है उसको भी छोड़ रहे कि हमें नहीं फॉलो करना जब हमारी स्थिति इतनी गड़बड़ हो रही है। तो डेमोन्स्ट्रेशंस आर रिपोर्टेड अक्रॉस तेहरान, इस्फहान, सिराज, मजदाद, कौम एंड करात। ये ईरान की जो फेमस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज है उनमें ये स्थिति देखने को मिल रही। प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हुआ आफ्टर अ कोऑर्डिनेटेड कॉल फॉर नेशन वाइड डेमोन्स्ट्रेशन। जो नेशन वाइड डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद ये आपके प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई हो गए। ये अब्दा, ये संगनात, ये इनके क्या है इंपॉर्टेंट नतान्ज जो यहाँ पे जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इस्फहान, तेहरान, ये ईरान के कुछ फेमस शहर हैं। ये कैस्पियन सी, हालांकि ईरान में रिजीम चेंज होगा तो उसके बाद रजा शाह पहलवी, उनके जो बेटे हैं जो आज के टाइम पे भी एक तरह से कहाँ रह रहे हैं, वो रजा शाह पहलवी की तो डेथ हो गई जो उस समय 1979 के पहले जो ईरान के शाह थे उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनके बेटे अभी हैं, हालांकि वो भी 60s में अपने हैं और वो अमेरिका में रह रहे हैं। तो ये है, हालांकि अभी भी लोग बात कह रहे हैं कि रिजीम चेंज करके अमेरिकन उनको शाह को भले, शाह काफी ज्यादा प्रो अमेरिका है, बोले शाह को तो वहां पे मतलब किंग की कुर्सी पे, जो हेड ऑफ द स्टेट की कुर्सी पे तो बिठा देंगे, लेकिन शाह को भी जनता बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती। कुछ ही लोग एक तरह से जानते हैं क्योंकि शाह को कोई जानता ही नहीं है ना वहां पे, मतलब वो पुराने वाले शाह के बेटे हैं। तो ये है कि अगर खमैनी को हटाया जाएगा तो उनको बनाया जाएगा, है ना, तो ये चीजें आ जाती। और अच्छा, इसमें भारत के लिए भी बहुत ज्यादा कंसर्न है क्योंकि ईरान में भारत ने जो बंदर अब्बास यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, चाबहार पोर्ट को भारत ने डेवलप किया है। और दूसरा रशिया, इस कैस्पियन सी के जस्ट ऊपर रशिया पड़ता है, तो रशिया से हमारा एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी है जो ईरान से होके जाता है। अगर अमेरिका आ गया, अमेरिका ने चूंकि रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा रखे हैं और भारत को भी वो बहुत ज्यादा आंखें दिखा रहा है, तो इसमें ये भी देखने को मिलता है कि क्या पता वो हमारे ये चाबहार बंदरगाह बंद कर दे या हमारा INSTC बंद कर दे, तो भारत को भी नुकसान तो होगा, लेकिन हाँ वहां की जनता को हो सकता है रिलीफ मिल जाए क्योंकि अभी वहां की जनता बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो सेंट्रल पॉलिटिकल फिगर सुप्रीम लीडर में देख लेते हैं, तो आयतुल्लाह अली खमैनी है, ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन ईरान। ये जुडिशरी, न्यायपालिका, आर्म्ड फोर्सेस, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, इवन इस्लामिक रिवोल्यूशन 1979 के बाद ही वहां पे एक तरह से क्या हुई थी, इस्लामिक रिपब्लिक आया था, तो इस वजह से तभी उन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड नाम की एक मतलब कि एक आर्म्ड बॉडी बनाई थी जिसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित करके रखा हुआ है, ठीक है, तभी से, है ना। तो ये एक तरह से ईरान की जो आर्मी है जिसको वो लोग आतंकवादी संगठन बोलते हैं अमेरिकन। स्टेट ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्ट स्लोगन अगेंस्ट हिम, सिग्नल रिजेक्शन ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट जस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो केवल गवर्नमेंट पॉलिसीज का नहीं, सीधे खमैनी को बोल रहे हैं कि गो बैक, ठीक है, भागो यहाँ से, जहां भी जाना है जाओ, और उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये पूरा सिस्टम है, ये ईरान का सिस्टम कैसे चलता है, या एडवाइजर्स हैं, सुप्रीम लीडर, कुल मिला के ईरान में जो सर्वा है वो सुप्रीम लीडर होता है। इवन ईरान में जो संसद भी है, प्रधान राष्ट्रपति भी वहां पे होता है, लेकिन जो अभी मोहम्मद पेजेश्कियान है तो वो होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के भी ऊपर एक बॉडी होती है जिसको एक तरह से जिसको हम लोग सुप्रीम लीडर जिसको वो देखते हैं, जिसको गार्जियन काउंसिल कहते हैं। इस गार्जियन काउंसिल मतलब अगर राष्ट्रपति वहां पे कोई कानून भी बनाते हैं तो कानून को भी गार्जियन काउंसिल देखेगी, और ये गार्जियन काउंसिल में ज्यादातर मौलवी और मुल्ला है, वो उसको देखते हैं कि वो इस्लामिक कानून के हिसाब से है कि नहीं है तो फिर उसको कट कर देते हैं। वुमेन फ्रीडम की बात है कि बोलेंगे ये क्या है, वुमेन फ्रीडम क्या होता है ना। तो एक तरह की ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। फिर हु इज रजा पहलवी, तो जैसे मैंने सारी चीजें बताई हैं आपको कि रजा पहलवी कौन थे, तो ये एल्डेस्ट सन थे, ईरान के लास्ट मोनार्क जो थे मोहम्मद रजा शाह, उनके बेटे हैं। ये डिक्लेयर इनको किया गया था 1967 में, क्राउन प्रिंस इनको डिक्लेयर किया गया था बिफोर द मोनार्की वाज ओवरथ्रोन। बॉर्न इन 1960 में जन्मे थे, क्राउन प्रिंस ऑफ ईरान इन एक्साइल। तो ईरान के क्राउन प्रिंस हैं लेकिन देश निकाला है इनको, यूएसए में रहते हैं। पॉलिटिकल रोल ऑपोजिशन फिगर के रूप में इनको देखा जा रहा है। 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन के टाइम पे पहलवी जो फैमिली थी उसको ईरान से भागना पड़ा था, नहीं तो मरवा देते हैं सारे लोग, है ना। तो सिंस देन रजा पहलवी हैज लिव्ड अब्रॉड एंड पोजीशंस हिमसेल्फ एज अ सिंबॉलिक लीडर ऑफ एंटी रिजीम फोर्सेस। तो ओरिजिन इनका पहलवी डायनेस्टी का 1925 से शुरू होता है, जब रजा शाह पहलवी जिन्होंने कजार रूल, ईरान में पहले कजार रूल वो भी राजशाही थी, उसको खत्म करके ये आए थे और ये बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज किया था इन्होंने मोनार्की को। इवन रजा शाह पहलवी और उनकी वाइफ वगैरह, उनकी फोटोज आप देखोगे तो लगेगा ही नहीं है ईरान के लोग हैं, मतलब उस तरह से आपको लगेगा वेस्टर्न एकदम सूट बूट में एकदम उस तरह से वो वहां पे है। अर्बन अंडर मोहम्मद रजा शाह ईरान ने रैपिड वेस्टर्न स्टाइल मॉडर्नाइजेशन को फॉलो किया था, क्लोज स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो गया था यूएस के साथ। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, विमेंस, इवन विमेंस भी वहां पे जीन्स और कोट पहन के एक तरह से वहां की ईरान की यूनिवर्सिटी वगैरह में जाती थी। यही तो कट्टरपंथियों को नहीं पसंद था कि विमेंस इस तरह से कैसे रह सकती है, तो हमारे धर्म के साथ खेल रहे हैं ये लोग क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं हमको। बट ऑल्सो अथॉरिटेरियन रूल, पॉलिटिकल रिप्रेशन बाय सीक्रेट पुलिस, वीक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी यहाँ देखने को मिलता है।
कंट्राडिक्शन क्या होता है? इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन विदाउट पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन एंड दिस कंट्राडिक्शन प्लांटेड टू सीड्स अ रेवोल्यूशन। फिर 1979 का जो इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, इसी के बाद मोनार्की का कोलैप्स हो जाता है और कौन आ जाता है पावर में? क्लरिक्स, जो मौलवी होते हैं, लेफ्टिस्ट आ जाते हैं, लिबरल, स्टूडेंट, ये मतलब एक तरह से, और ये पूरी तरह से रिलीजियस था लेकिन इसमें ये लोग को भी जोड़ा गया था। लेकिन जो मेन गार्जियन, अल्टीमेट जो पावर होती है मेन गार्जियन काउंसिल के पास होती है। फिर इसके बाद 1979 के रेवोल्यूशन के बाद यहाँ से मोनार्की खत्म कर दी गई, इस्लामिक रिपब्लिक आ गया, सुप्रीम लीडर का सिस्टम किया गया, खमैनी सुप्रीम लीडर बने और ईरान एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक, थियोक्रेटिक यानी धार्मिक तंत्र गणतंत्र, यानी धार्मिक गणतंत्र बन गया। ठीक है, What did he say? Encourage civil, ये वहां के अभी क्या है, अभी जो प्रेसिडेंट है, called on वेस्टर्न गवर्नमेंट टू सपोर्ट प्रोटेस्ट, ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये जो रजा शाह पहलवी जो लास्ट रूलर थे ना, उनके बेटे हैं जिनको क्राउन प्रिंस बनाया गया था, जो अमेरिका में रह रहे हैं, ये भी बूढ़े हो चुके हैं ना। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने प्रोटेस्टर्स से डिमांड किया फाइनल अपॉर्चुनिटी टू डिसमेंटल क्लरिक रूल, कि ये हमारे पास फाइनल अपॉर्चुनिटी है कि हम क्लरिक्स यानी कि मुल्लाओं का शासन खत्म कर सकते हैं। और मतलब ये इनका कहना है कि मेरे आने के बाद, चूंकि मैं अमेरिका फ्रेंडली हूँ, तो अमेरिका हमारे पे सैंक्शंस हटा लेगा, तो हमारी इकोनॉमी, दुनिया में इतना ज्यादा तेल हमारे पास भी, हम भी तेल बेचेंगे, और एक तरह से हमारी जो महंगाई एकदम चरम पे है कि एक ब्रेड का पैकेट लेने जाना हो रहा है तो हजारों रुपए लेके जाने पड़ रहे हैं, तो ये स्थिति ठीक होगी। ठीक है, रोज करेंसी ऊपर नीचे इनके यहाँ होती रहती है। मतलब अगर सोचो आज अभी करेंसी ऊपर नीचे होने का मतलब बेटा अभी हम लोगों को इस चीजें नहीं समझ में आती है। ऐसे समझो कि आज अगर एक ब्रेड का पैकेट 20 रुपए या 30 रुपए का मिला, कल हम गए वो 300 का मिलेगा, परसों 1000 का होगा, परसों 15, उसके बाद 1500 का हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा, इंसान का दिमाग खराब हो जाएगा, हम लोग खुद सड़कों पे आ जाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ। तो सेम चीज ईरान में हो रही है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द इकोनॉमी, है ना। तो बैक टू सर्कल, तो व्हाई आर प्रोटेस्ट हैपनिंग, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे? इनका इकोनॉमिक चैलेंज है, ये इकोनॉमिक चैलेंज ही तो मेन चैलेंज है। ठीक है, इन्फ्लेशन अबव, और इसको डील करने के लिए अब जाके जब प्रोटेस्ट इतने ज्यादा हो गए तो वहां के रिजीम ने कहा बंदे भैया तुम लोगों के अकाउंट में कुछ कुछ पैसे डालेंगे। बोले अब पछताए होत का जब चिड़िया चुप गई खेत, अब पैसे डालने से क्या होता है ना। तो ये डॉलर्स डालने की उन्होंने बात की, लेकिन बोला नहीं अब कुछ नहीं होने वाला। तो इन्फ्लेशन 40-50% है, शार्प डिवैल्यूएशन, ईरानी जो रियाल जो करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया, और वहां पे ब्रेड, वहां फ्यूल, वहां मेडिसिन के प्राइसेस इतने ज्यादा है, वहां पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, युवा लोग इतने ज्यादा बेरोजगार हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है। यूनाइटेड स्टेट देख सोचो, ये करेंसी का एक्सचेंज रेट है 1 रियाल बराबर, अब इसको आप लोग देखो ये कितना ज्यादा, मतलब एक तरह से यहाँ पे 1 रियाल बराबर 9,94,000 ईरानियन रियाल, ये तब जाके $1 के बराबर होता है। ठीक है, फिर पॉलिटिकल एंड सोशल रिप्रेशन, नो फ्री इलेक्शन, फ्री इलेक्शन नहीं होते हैं, वुमेन के राइट, फ्री स्पीच, सोशल मीडिया, सब पे पाबंदी है। अभी तो फिर वहां पे इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। मेमोरी ऑफ अर्लियर प्रोटेस्ट जो 2019 में 2022 में माशा अमीनी का प्रोटेस्ट हुआ था। लॉस ऑफ रिजीम लेजिटिमेसी, मैनी ईरानियंस बिलीव करते हैं कि जो क्लरिक एलिट लिव्स, वो तो खुद कंफर्टेबली रह रहे हैं, खुद तो मजे में रह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ, और ऊपर से है कि जब हमारे देश में खाने को नहीं है तो तुम कैसे लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे थे, पैसा दे रहे थे कि इजराइल पे बम मारो, तुम यमन में हूथी रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे कि इजराइल पे बम मारो, तुम सीरिया में बशर अल असद को सपोर्ट कर रहे थे, खुद के लोग भूखे मर रहे हैं, और तुम दूसरे देशों में पैसा दे रहे थे, जो भी तेल बेच के पैसा आ रहा था। तो हु आर द प्रोटेस्टर्स? तो इसी वजह से लोगों में इतना गुस्सा है, और इस बार हर हाल में लग रहा है कि ईरान में चेंजेस आएंगे। तो स्टूडेंट्स थे प्रोटेस्टर्स में, अर्बन यूथ था, बाजार ट्रेडर्स थे, वुमेन एक्टिविस्ट थे, रिटायर्ड वर्कर्स थे, पेंशनर्स थे, और ये जो क्रॉस क्लास पार्टिसिपेशन है, इसी ने प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, मतलब एक तरह से डेंजरस बना दिया गया। स्टेट रिस्पॉन्स क्या था? इंटरनेट और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट देखने को मिला, मोबाइल डेटा शटडाउन कर दिया गया, मैसेजिंग ऐप रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, प्रिवेंट कोऑर्डिनेशन, स्टॉप वीडियो फ्रॉम रीचिंग द वर्ल्ड, ये सब वहां की रिजीम कर रही है। इंटरनेट बंद कर दिया, बोले कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे तो कैसे ये लोग आएंगे? लोग बाग ऐसे चल चल के कम्युनिकेशन कर, बोले करने को जब कुछ है ही नहीं, जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, घर में दाने नहीं है कि जाके खाना बनाए, तो खाली ही तो बैठे हैं, तो इसलिए क्यों ना विरोध करें, तुमको तो कम से कम भगाएं, हो सकता है कुछ चीजें ठीक हो जाए, अदरवाइज मर तो ऐसे भी रहे। ठीक है, तो सिक्योरिटी क्रैकडाउन, डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस, बसीज मिलिशिया, IRCC, मास अरेस्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, रिपोर्ट ऑफ लाइव एमिनेशन, बीटिंग, डेथ, इतने सारे लोगों को मारा जा रहा है, और इसी बीच में अमेरिका भी कूद पड़े। ये तो वैसे भी मतलब एकदम फायर मोड पे हो रखे हैं ट्रम्प। यूड बी बेटर नॉट स्टार्ट शूटिंग, इन्होंने कहा कि तुम शूटिंग मत स्टार्ट कर देना, अदरवाइज आई विल स्टार्ट बॉम्बिंग ऑन यू। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप वांट्स ईरान ऑफ US रिस्पॉन्स, और इसी बीच ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो वहां के जो शाह है, मतलब वहां के जो खमैनी है, वो हो सकता है रशिया भाग के जाएं। देखो सीरिया में भी रिजीम खत्म की, रिजीम चेंज की, तो बशर अल असद भाग के रशिया गए। ठीक है, तो ये ऐसे ही था। अमेरिका एक तरह से बहुत देशों की रिजीम चेंज कर रहा है ना, बांग्लादेश में शेख हसीना को हमने देखा ही लास्ट ईयर,
उनको भारत आके रहना पड़ा। चाबहार पोर्ट ये हो गया। चाबहार पोर्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे है जिसमें भारत के मतलब इंटरेस्ट है, इसी के जरिए भारत सेंट्रल एशिया तक पहुंचना चाह रहा है। और अभी अमेरिका का रुख बहुत ज्यादा भारत फ्रेंडली भी नहीं है, क्योंकि भारत इसी के थ्रू जायदान से जारांज तक भारत ने रेलवे लाइन बिछा रखी है, जिसके थ्रू भारत अफगानिस्तान पहुंचता है। और अफगानिस्तान के आगे सेंट्रल एशिया जो देश हैं, जो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन देशों तक भारत पहुंच रहा है। ठीक है। चाबहार पोर्ट ऑन एजेंडा एज इरानियन एफएम अराइव्स नेक्स्ट वीक। तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो नेक्स्ट वीक भारत में आएंगे, जिसमें एजेंडा में चाबहार पोर्ट है। भारत भी तो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा कि भाई हम थोड़ी ना कोई धर्मदान करने बैठे। तो ये थी आज की न्यूज। आई होप कि आपको जो पूरा मतलब ये जो पूरा ट्रबल जब से शुरू हुआ है, इसमें आगे भी जो चेंजेस आते रहेंगे उसके बारे में हम आपको वीडियोस लेके आते रहेंगे। ये हमारे टीडीए की ब्रांचेस हैं जो सिर्फ इलाहाबाद में, दिल्ली, गुड़गांव, रांची और श्रीगंगानगर में भी है। यहाँ पे हमारा टीडीए का ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, अधिक जानकारी के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।